हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ लाइव। मैं हूं आपके साथ नेहा मल्होत्रा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर संदीप सिंह, जिनसे आज हम बात करेंगे स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ पर। अगर आपका भी स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ से जुड़ा कोई सवाल है या कोई भी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद हैं। डॉक्टर, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। डॉक्टर, आज हम बात करेंगे स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ किसे कहते हैं? देखिए, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ हम उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारी स्पाइन एक तरफ झुक जाती है या स्पाइन में कोई टेढ़ापन आ जाता है। जी। जैसे आपको पता है, हम लोग ऑल ह्यूमन बीइंग दे स्टैंड स्ट्रेट। अगर किसी कारणवश हमें किसी आगे की तरफ या पीछे की तरफ या साइडवेज ये झुकाव आ जाता है, शरीर झुक जाता है, तो वो स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ की वजह से होता है। वैसे स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ कहते हैं। जी डॉक्टर, कॉज की अगर हम बात करें तो क्या कॉज होता है इसके पीछे? देखिए, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ के 2-3 कारण हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो चीज़ है वो इडियोपैथिक कहलाता है, यानी कि इसका कोई कारण नहीं होता है, ये अपने आप ही हो जाता है। जी। और इसके बाद होता है कंजेनाइटल फॉर्म। इस कंजेनाइटल फॉर्म में रीढ़ की हड्डी में, हमारी हड्डी में कोई डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से बैलेंसिंग हमारी आउट हो जाती है और शरीर एक तरफ झुकना चालू हो जाता है। जी। इसका एक तीसरा कारण हो सकता है न्यूरोमस्कुलर कॉज। न्यूरोमस्कुलर से मतलब है मांसपेशियों या नसों की कमजोरी की वजह से ये झुकाव आ जाता है। जी डॉक्टर, टाइप्स की अगर हम बात करें, कितने तरह का होता है ये? जैसे मैंने आपको बताया, टाइप्स इसमें इडियोपैथिक हो गया, कंजेनाइटल हो गया और न्यूरोमस्कुलर हो गया। जी। और एक और क्लासिफिकेशन है जो उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हमारे पास मरीज पहली बार कब आया है। जी। इडियोपैथिक वैरायटी में अगर जैसे हमारा मरीज 3 साल से कम का है तो उसको हम इन्फेंटाइल टाइप कहते हैं। अगर हमने पहली बार मरीज 4 से 10 साल की आयु में देखा है तो उसको हम जुवेनाइल टाइप कहते हैं। जी। और एडोलेसेंट टाइप होता है जो 16 साल की उम्र तक का होता है। अगर मरीज हमारे पास पहली बार उससे बड़ा आता है या वयस्क आदमी होता है, स्केलेटली मैच्योर पेशेंट को हम एडल्ट टाइप कहते हैं। जी डॉक्टर, शरीर पर क्या असर पड़ता है स्पाइनल डिफॉर्मिटी का? देखिए, सबसे बड़ा असर जो है, जो पेशेंट डॉक्टर के पास क्यों आता है, वो होता है कि देखने में कॉस्मेटिकली इट इज़ वेरी बैड। कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि उसके शरीर में कोई कुबड़ापन हो, जैसे कॉमनली हम कुबड़ापन कहते हैं। जी। या चाहेगा कि वो झुका हो या उसकी हाइट कम हो या देखने में कोई किसी तरह का कोई डिफेक्ट हो। जी। मोस्ट कॉमन कॉज ये है। कई बार जब ये जो एंगल है, ये जो कर्व है, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस समय मरीज को दर्द भी हो सकता है। जी। और उसको बहुत ही सीवियर केसेस में ये भी देखा गया है कि सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि फेफड़े एक तरफ से दब जाते हैं या जो हमारी पसलियां हैं वो पेट में गड़ने लगती हैं, उसकी वजह से पेट में भी दर्द आ सकता है। जी। एक और चीज़ हो सकती है इसमें, जो नसें हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से जा रही हैं, कई बार उन पे भी खिंचाव आने लगता है और उसकी वजह से हाथ पैरों में कमजोरी आ सकती है, चलना भी मुश्किल हो सकता है। जी चलिए डॉक्टर। कमजोरी आ सकती है, चलना भी मुश्किल हो सकता है। जी चलिए डॉक्टर, इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। हेलो। हेलो जी रवि जी, स्वागत है आपका हेल्थ लाइव में। अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैम, मैं रवि बोल रहा हूँ। जी अपना सवाल पूछिए। C4 C5 में फ्रैक्चर हो गया था और नस दब गई थी। जी। तो अब मैं 70 साल से नहा करके चल रहा हूँ मैम। जी। लेटरिन बाथरूम कंट्रोल नहीं है। जी डॉक्टर, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? ये आपने कितने बताया, कब से आपको ऐसे है? 17 साल हो गए सर। 17 साल। आपकी उम्र कितनी है? 35 साल। जी। अच्छा, हाँ बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं लायोफेन नाम की एक गोली खाता हूँ। जी। और तो उससे मेरी नसें लूज हो जाती हैं और चला नहीं जाता। जी डॉक्टर, इसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया है, ये मोस्ट प्रॉब्लम की स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो चुकी है। जी। क्योंकि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 17 साल हो चुके हैं इस बात को, तो देखिए उम्मीद की गुंजाइश लगभग ना के बराबर ही है। जी। ये जो खिंचाव जो आ जाता है, इसमें अकड़न जो आ जाती है शरीर में, ये जो स्पाइनल कॉर्ड का कंट्रोल खत्म हो जाता है उसकी वजह से होती है। ये जो इन्होंने दवाई बताई या इसी तरह की जो और दवाइयाँ होती है जो मांसपेशियों को ढीला करती हैं, उनका सहारा इनको लगभग जीवन भर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इनमें और बाकी मांसपेशियों की अपने आप से ताकत आने की गुंजाइश, जैसा कि मैंने बताया, इस केस में काफ़ी कम है। तो इन्हें बेसिकली रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। इन्हें सीखना पड़ेगा कि इन्हें अपने आप से बिस्तर से व्हीलचेयर पे आना या अपने काम करना, खुद ही अपने काम करना, डे टू डे लिविंग के, वो इन्हें खुद ही सीखने पड़ेंगे। मेडिकली हम इनकी कोई खास विशेष सहायता नहीं कर सकते हैं। जी डॉक्टर, अगले कॉलर हैं दिल्ली से। हेलो। हेलो। हेलो जी मैम। जी कविता जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो सर, मेरे को स्पॉन्डिलाइजर है
और मेरे को एक पैर में दर्द जाता है और रीढ़ की हड्डी में गैप भी बताया है। जी। एक पैर में दर्द जाता है। अच्छा, मुझे बताएंगे आपको ये तकलीफ कब से है? मेरे को सर 4-5 साल से है। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 32 साल उम्र है। जी। तो ये पैरों में जो दर्द जाता है उसकी वजह से आपको चलने फिरने में दिक्कत आती है? हाँ जी, मैं जैसे झुकती हूँ ना तो मेरे को बहुत दर्द होता है। जी कविता जी। देखिए, इन सिचुएशन में मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि इन्हें तुरंत ही किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से या स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। जी। जैसा कि ये बता रही हैं, मोस्ट प्रॉब्ली इनकी कोई नस दबी हुई है और उसी की वजह से, जिसे हम शैटिका कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, इनका पैर में दर्द जा रहा है। और अगर दर्द ये बहुत ज़्यादा होता है या बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाती है, इस बात को डे टू डे लिविंग में प्रॉब्लम आती है, तो इसका आंसर सर्जरी ही होती है मोस्ट प्रॉब्ली। बट एनीवे, टू मेक अ डायग्नोसिस एंड उनकी ट्रीटमेंट के लिए बेहतर है कि किसी बड़े अस्पताल में जाके किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट से दिखाएं। जी डॉक्टर, अगली कॉलर है मुंबई से। हेलो। हेलो जी हिना जी, स्वागत है आपका हेल्थ लाइव में। आप अपना सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मुझे नेक प्रॉब्लम है। C4-5 में MRI में कुछ नस के नीचे दबाव बता रहे हैं, तो उसकी वजह से राइट हैंड मेरा काफी पेन कर रहा है। दवाई भी काफी ली और ग्राबा पेंटिंग चालू है मेरा। जी। हाँ, तो उसके बारे में आगे कुछ में क्या, पूरा हाथ अंगूठे से लेके नेक तक पूरा पेन आ रहा है और राइट पाँव में भी पेन आ रहा है अभी। और MRI में वो बताया है थोड़ा 4-5 में। आपको कितना टाइम हो गया इसके साथ? ये 3 साल से हो गया है। मैं 11 में MRI कराया था। 3 साल से तकलीफ लगातार बनी हुई है? हाँ, लगातार कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखिए, यूजली जो हम मेडिसिन वगैरह या फिजियोथेरेपी का सहारा लेते हैं, यूजली ये 3 से 6 महीने में हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ें मरीज को हेल्प करने वाली हैं कि नहीं करने वाली हैं। जी। जैसे कि इनके केस में इन्होंने बताया इन्हें 3 साल हो चुके हैं, तो लगता है कि ये दवाइयाँ इनके केस में काम नहीं कर रही हैं। दबाव जो नसों पे है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है दबाव है, हमें फिजिकली जाके ये नस के ऊपर डिस्क की वजह से भी हो सकता है या हो सकता है इनकी हड्डी बढ़ गई हो। जी। वो एग्जैक्टली MRI और एक्सरे देखने पे पता लगेगा। और हमें इस केस में मोस्ट प्रॉब्ली इनके केस में सर्जरी करनी पड़ेगी और फिजिकली अंदर जाके ये प्रेशर हटाना पड़ेगा। जी डॉक्टर, अगली कॉलर है दिल्ली से। हेलो। हेलो जी मालविका जी, अपना सवाल पूछे। जी मैडम नमस्कार। सर नमस्कार, मेरा नाम संगीता, मैं मालवीय नगर से बोल रही हूँ। जी। सर मेरे ना बैक में बहुत दर्द होता है। जैसे मैं झुकती हूँ नीचे तो सूझे नहीं हुआ जाता है। जैसे कपड़े धोना है, नीचे बैठने के बाद सीधा नहीं हो जाता, आटा नहीं गूंथा जाता मेरे से, ऐसे प्रॉब्लम होती है। बाकी वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम, चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। मैं जानना चाहूंगा, आपके बाकी शरीर के जो जोड़ होते हैं, जैसे हाथ की उंगलियां हो गई या घुटने हो गए, उनमें भी दर्द रहता है? हाँ सर, जोड़ों उंगलियों, हाथ की उंगली में दर्द रहता है, जोड़ों में कोई दर्द नहीं है। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी है 37 साल। जी। ठीक है। देखिए, इनके केस में हो सकता है इनकी हड्डियां कमजोर हों, जिसकी वजह से ये इनके बाकी शरीर में भी दर्द है। या दूसरा कारण हो सकता है स्पाइन में जो वर्टिब्रे होते हैं, छोटे छोटी हड्डियां होती हैं जिससे जोड़ बनते हैं, वो कई बार स्लिप कर जाते हैं या उनमें कोई डिफेक्ट आ जाता है। तो सबसे पहले तो इन्हें किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और इनके एक्सरे होंगे, आगे झुक के पीछे झुक के 2-3 स्पेशलाइज एक्सरे होते हैं, उस पर ही पता लगेगा कि ये लोकल प्रॉब्लम है कि शरीर की सारी हड्डियों की प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर, अगर हम एज की बात करें तो स्पेसिफिकली कोई ऐसी एज होती है जिसमें स्पाइनल डिफॉर्मिटी की प्रॉब्लम हो? देखिए, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज ऐसा जो है वो मैंने आपको बताया था कि जब कर्व कम होता है, क्योंकि आदमी कपड़े पहने रहता है, तो कई बार पता नहीं लगता है। यूजुअली जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो वैसा की होते हैं, एडोलसेंट होते हैं, जो 16-17 साल की उम्र में, स्पेशली जब माता पिता को शादी की चिंता होने लगती है अपने बच्चों की, तब इस चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा जाता है। वो चाहते हैं कि चीज़ ठीक हो जाए। ठीक है। अदरवाइज जो बाकी ये जो दर्द की प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये किसी भी उम्र में हो सकती हैं। यूजुअली इनफैक्ट ये 40 साल से कम की उम्र में ही होती हैं। जी डॉक्टर, अगले कॉलर है मुंबई से। हेलो हेलो हेलो, लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। डॉक्टर, क्या सिम्टम्स होते हैं स्पाइनल डिफॉर्मिटी के? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले तो देखने में ही पता लग जाता है कि आदमी सीधा नहीं खड़ा हुआ है, या तो उसका एक कंधा ऊपर चढ़ा हुआ है, या शरीर पूरी की पूरी तरह एक तरफ झुक रहा है, या उसमें आदमी, जैसे मैंने बताया था, कर्व बहुत ज्यादा है। तो ये भी हो सकता है हाथ पैरों में दर्द रहे, चलने में थोड़ी प्रॉब्लम आए, या ब्लड बाउल का कंट्रोल भी लूज हो सकता है। तो ये मेन सिम्टम्स रहते हैं। जी डॉक्टर, रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं? देखिए, वैसे तो स्कोलियोसिस या काइफोसिस, ये जो स्पाइनल डिफॉर्मिटीज हैं, किसी में भी हो सकती हैं। थोड़े जेनेटिक फैक्टर तो रहता ही है,
प्लस ये जो कर्व प्रोग्रेशन है, ये बीमारी किन में ज़्यादा तकलीफ देती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जी ये जैसे लड़कियों में तकलीफ इसका ज़्यादा होती है, उनमें बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जी और स्पेशली अगर जो कर्व है पहली बार 40 या 50 डिग्री से ज़्यादा होता है जी तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आगे चल के ये तकलीफ करेगा। जी और जो थोरैसिक कर्व होता है, जो हमारी छाती के जो स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम है, उसका जो कर्व होता है वो कॉलम है, उसका जो कर्व होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, वो आगे बढ़ सकता है। जी डॉक्टर, अगले कॉलर हैं दिल्ली से। हेलो। हेलो मैम। जी मीना जी, अपने सवाल पूछे। हाँ मैम, मेरी वाइफ अभी जनवरी में फिसल गई थी बाथरूम से निकलने के बाद, तो उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ। जी उसके बाद उनका 15 जनवरी को ऑपरेशन किया गया है। जी तो अंदर 2 रॉड डाले गए हैं। उसके बाद उनको बाएं कूल्हे में बहुत ज्यादा दर्द होता है। कूल्हे से दर्द शुरू होता है और घुटने तक जाता है। जी डॉक्टर, कुछ मैं एक पूछना बार चाहेंगे आप जानना इनसे? चाहूंगा, आप बता सकते हैं कौन से वर्टिब्रे का फ्रैक्चर था, लेवल क्या था? जी L4 L5 में। L4 L5, ठीक जी है। जी देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली आपके केस में जो कूल्हे का या जो घुटने का दर्द आ रहा है, ये L4 या L5 की नस ही इसको सप्लाई करती है। तो इस केस में मोस्ट प्रॉब्ली, जहाँ तक मेरा ख्याल है, नस पे प्रेशर अभी भी बना हुआ है, जिसकी वजह से ये दर्द जा रहा है। तो इसमें बेहतर तो यही रहेगा, पहले जिन सर्जन से आपने सर्जरी करवाई है उनसे जाके ये कंसल्ट करिए, अपनी प्रॉब्लम, उनका विचार जानने की कोशिश करिए इसमें क्या है। हो सकता है फ्रैक्चर की वजह से जब वो ऑपरेशन के अंदर करने गए हो तो नस अंदर से कटी हो या उसमें परमानेंट डैमेज कुछ हो गई हो, जिसकी वजह से ये दर्द बना रह सकता है। अगर ये दर्द नया है, ऑपरेशन के बाद आया है, तो उस केस में डेफिनेटली इसमें कुछ किया जा सकता है। मे बी आपको दोबारा सर्जरी करवानी पड़ सकती है या इस नस के ऊपर एक इंजेक्शन लगवाना पड़ सकता है। तो मेरी सलाह यही है, आप अस्पताल में जाके अपने पुराने डॉक्टर को या फिर किसी नए स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखाइए। जी डॉक्टर, स्पाइनल डिफॉर्मिटी की वजह से हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ सकता है, क्या असर पड़ सकता है? देखिए, स्पाइनल डिफॉर्मिटी में मैं बताया जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट तो कॉस्मेटिक ही होता है। आदमी का टेढ़ापन, उसकी वजह से उसके मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। जी ठीक है, आदमी डिप्रेशन में भी जा सकता है। जी। और अगर ये कर्व लगातार बढ़ता रहा तो फिर हमें न्यूरल प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने बताया था, पैरों में कमजोरी आना या टॉयलेट का बंद हो जाना, ये तकलीफें भी आ सकती हैं। जी फेफड़ों में प्रेशर की वजह से या उनके दबने की वजह से हमें सांस लेने में भी तकलीफ आ सकती है। जी और इसी तरह पेट में भी दर्द रह सकता है। जी डॉक्टर, अगले कॉलर है कोलकाता से। हेलो हेलो हेलो, लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिन्हें ये प्रॉब्लम है उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जिन्हें ये प्रॉब्लम है उन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए इसको। जी भले ही कर्व छोटा है, 10 डिग्री का है या बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी उस हालत में भी इनको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, जी क्योंकि इनका आगे बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। जी ठीक है, और जो कर्व बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हम उनको बढ़ने से रोक सकते हैं या कुछ हद तक उनको सीधा भी कर सकते हैं। आजकल की लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं, सर्जरी आ गई है, जिससे इसका पूरा इलाज संभव है। जी तो बिना देर किए पहले एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से या स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। जी चलिए डॉक्टर, आगे भी हम डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं स्पाइनल डिफॉर्मिटी की। अगर आपको भी ऐसी ही कोई समस्या है या इस समस्या से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद हैं। हेल्थ लाइव में अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद हेल्थ लाइव में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर, हमारे साथ अगली कॉलर है मुंबई से। हेलो हेलो जी अरुणा जी, स्वागत है आपका हेल्थ लाइव में। अपना सवाल पूछें। नमस्ते जी। मेरी पैर के राइट हैंड के पैर में ना पैर की वो हड्डी बढ़ गई है जी तो वो बहुत दर्द कर रही है। जी। डॉक्टर को मैंने दिखाया भी था तो मुझे कोई इंजेक्शन दिया था, उसकी वजह से मेरे को 2 महीना तो कुछ नहीं लगा, बाद में मुझे वापिस वैसा ही पेन चालू होने लगा। चलती हूँ तो मुझे दर्द बहुत होता है। जी डॉक्टर, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? नहीं, स्पाइन से ये रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, फिर भी जी। मैं थोड़ा सा आंसर कर दूं इनको। मोस्ट प्रॉब्लम इनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, पैर का घुटने का जो अंगूठे का जोड़ है वो घिस गया है, जी उसकी वजह से जो इंजेक्शन लगा है, ठीक है, ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है। ज़रूरत पड़ेगी तो ये दोबारा इंजेक्शन लगवा सकते हैं या फिर किसी स्पेशलिस्ट को दिखा के इसमें सर्जरी भी संभव है। जी डॉक्टर, अगले कॉलर है मुंबई से। हेलो ओके। हेलो
हेलो। हेलो। जी, अपना सवाल पूछे। हाँ, मुझे पूछना है, मतलब मेरा एक्चुअली मेरा मतलब 22 इयर्स में शादी हुआ। मेरे को पहले से भी मतलब ऐसा लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस जैसा प्रॉब्लम आया था। जी फिर अभी मेरा मतलब रीढ़ का हड्डी का दर्द भी शुरू हो गया है। जी और इसलिए अभी इसमें क्या हो सकता है, मतलब उसकी वजह से ही। और मेरा मतलब काफ में भी अगर मैं वॉकिंग 30 मिनट्स भी करूं तो मेरा पिंडली में बहुत दर्द होता है। जी देखिए, इस केस में इनको सबसे पहले किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा और हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन चाहिए पड़ेंगे इनके केस में। इनका केस क्लियर कट नहीं है, इनको सर्वाइकल में भी प्रॉब्लम है, नीचे रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम है। तो इस केस में हमें एक्सरेज, एमआरआई या ब्लड की कुछ और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद ही इनको कुछ बताया जा सकता है। जी डॉक्टर, अगले कॉलर हैं दिल्ली से। हेलो। हेलो जी, हिमांशु जी, अपना सवाल पूछे। मैम, मेरी मदर को जो है बोन स्पाइन टीबी है और उनका जो है बहुत दिक्कत रहती है। उनको हमेशा मतलब पेन होता रहता है और ये प्रॉब्लम करीबन 6 महीने से है उनको। जी डॉक्टर, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? नहीं, टीबी की दवाई शुरू हो गई है? जी हिमांशु जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मैम। हाँ, मैंने पूछा इनको क्या टीबी की दवाई लेना शुरू कर दिया आपकी मदर ने? टीबी की दवाई तो 6 महीने से चल रही है इनकी। जी। तो पहले से कुछ सुधार लगता है? पहले से सुधार तो थोड़ा बहुत है, पर फिर भी बहुत दर्द रहता है उनको। ये दर्द जो है रीढ़ की हड्डी में ही है कि नीचे पैरों में भी जाता है? हल्का सा मतलब टाई तक जाता है ये दर्द। जी देखिए, मैं इनको बताना चाहूँगा, रीढ़ की हड्डी की जो टीबी हो जाती है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस है। इसका इलाज काफ़ी लंबा चलता है। इसमें टीबी की दवाई करीब 1 साल या 1.5 साल या इनफैक्ट 2 साल तक भी लोगों को खानी पड़ती है। जी और उसी हिसाब से जो रिलीफ आता है, जो आराम जो आएगा, वो भी बहुत धीरे धीरे ही आता है। जी इन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, पूरी संभावना है कि ये टीबी का मर्ज हट जाए और इनका दर्द वगैरह ठीक हो जाए। अगर उसके बावजूद कई बार टीबी इतनी फैल जाती है दवाइयों के असर करने से पहले ही कि जो वर्टिबल कॉलम है वो खराब हो जाता है और रीढ़ की हड्डी में झुकाव आ जाता है या बैलेंसिंग प्रॉब्लम हो जाती है। उस केस में फिर हमें सर्जरी करके स्क्रूज रॉड डाल के उनका सहारा लेना पड़ता है, वो जॉइंट फ्यूज करने पड़ते हैं। पर मेरी सलाह से अभी इन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। दर्द के लिए दर्द की दवाइयों का सहारा लें, गर्म पानी की बोतल की सिकाई वगैरह करें, अपनी टीबी की दवाई नियमित तौर से खाएं। पूरी संभावना है ये ठीक हो जाएंगी। जी डॉक्टर, अगली कॉलर हैं दिल्ली से। हेलो। हेलो। हाँ हेलो जी सूफिया जी, स्वागत है आपका हेल्थ लाइव में। अपना सवाल पूछे। जी। जी, अपना सवाल पूछे आप। ये हमारे जो है रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता है, पूरी हड्डी में, पीठ में भी होने लगता है दर्द जिस दिन। हाँ हेलो। जी जी जी, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल पूछे। जी, मेरी जो है रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, जिस दिन नहाती हूँ उस दिन ज्यादा दर्द होता है। जी। और पूरी पीठ में भी दर्द होता है। जी। मैं इनकी उम्र जानना चाहूंगा। जी, आप अपनी उम्र बताइए सूफिया जी। 35 साल है। अच्छा, और किसी जोड़ों पे भी दर्द है? और जोड़ों पे नहीं है, बस पेड़ों में वैसे दर्द होता है। लेटी हूँ, उठूं तो दर्द होता है। जी। इस केस में भी इनको एक स्पेशलिस्ट से मिलके अपने स्पाइन के एक्सरे करवाने पड़ेंगे। उस एक्सरे के बेसिस पे ही इन्हें कुछ बताया जा सकता है। जी डॉक्टर, डायग्नोसिस